ये मेरा पीपल पे उल्टा लटकने का समय है। फिर भी मैं कविता पढ़ रहा हूं। नहीं, बस जब सब बजाएं तब बजाना, अपने को जबरन में नहीं कूटना। यहाँ कोई लखबीर सिंह लखा की भजन संध्या तो चल नहीं रही है कि रात भर शुरू बजाते रहो। बहुत अच्छा है। महानुभाव को प्रणाम करता हूं आगे से पुरुष। मैं तो टेंशन में था कि इनकी बारात आएगी कि जाएगी। कोई मामला नहीं है, 2-3 कवि निपट गए हमारे बीच में। भगवान इन सबकी आत्मा को शांति दे। अब आपके बीच में कुलदीप खड़ा है और बगैर किसी टेंशन के मैं मंच पे कोई ज्ञान की बात नहीं करूंगा विधायक जी। नहीं तो अब जो बचे हैं वही उन्हीं को बोलेंगे हम लोग। तो देखो, जो गए वो ठीक है और जो बचे हैं वो महत्वपूर्ण है। बाकी आना जाना तो क्या है, चलता रहता है। मैं तो कहना चाहता हूं कि आदमी ना तो बीजेपी का होना चाहिए ना कांग्रेस का होना चाहिए। आदमी अगर होना चाहिए तो इस देश का होना चाहिए। हमारे लिए देश महत्वपूर्ण होता है। और हिंदू उत्सव समिति का आयोजन है, इस आयोजन में जितने भी अतिथि यहाँ पर बैठे हैं एक एक हमारे लिए अमूल्य है। मैं सबको प्रणाम करता हूँ साहब। पूरा देश राममय हो गया। इस कवि सम्मेलन की शुरुआत हमारे भाई आशुतोष ने की। इन्होंने कहा कि देश में किस किस तरह की घटनाएं होती है। इन्होंने कहा कि एक कन्हैया JNU के बाहर खड़े होकर बोलता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। कितने अफजल मारोगे अगर घर से अफजल निकलेगा। कन्हैया से यह कवि सम्मेलन शुरू हुआ और दूसरे कन्हैया पे आके रुक गया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अपन मार धाड़ वाले लोग नहीं है। अपन हास्य के कवि अपने तरीके से अपना इलाज करते हैं। वो क्या कहता है कि कितने अफजल मारोगे अगर घर से अफजल निकलेगा। तो अपने को क्या करना है कि सबसे पहले ये देखो कि अफजल रहता कहां है। अफजल के घर की फील्डिंग करो और जैसे ही अफजल का घर मिल जाए और अफजल घर के बाहर निकले, अपने को उसको नहीं मारना, बिल्कुल नहीं मारना। अपने को क्या करना है कि अफजल जैसे ही घर के बाहर निकले अपन उसके घर में घुस जाओ और अंदर से लगा लो सांकल। अब अफजल कहां? बाहर। अपन कहां? भीतर। अब अफजल के घर से जो निकलेगा वो अफजल थोड़ी होगा, गंगाराम होगा, सीताराम होगा, राधेश्याम होगा। कहां ही का अफजल होगा। अपने तरीके से हम अपना काम कर लेते हैं साहब। हम हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हैं। 60 पर ये प्यार मोहब्बत की बात कर रहे थे। एक्सपायरी होने के बाद भी दवाएं काम कर रही है। अब इनको मालूम ही नहीं कि प्यार के दुष्परिणाम क्या होते हैं। सीधा साधा भोला भाले सच्चे होते हैं। जो लोग पीछे खड़े हैं उनसे निवेदन है कि थोड़ा सा नजदीक आ जाएं। एक महिला पाकिस्तान से 4 बच्चों को लेकर हिंदुस्तान में आ सकती है, आप 4 कदम नहीं आ सकते हो। ये चल रहा है साहब। इधर हम खुशी मना रहे हैं कि चंद्रयान पहुंच गया। देखो, चंद्रयान 3 की सफलता तो उस दिन तय हो गई थी जिस दिन चंद्रयान 2 फेल हुआ था और मोदी जी ने वैज्ञानिक को गले लगाया था। उसी समय हमने सोच लिया था कि चंद्रयान 3 सफल है। रहने दो, कहां ऊपर चढ़ के तकलीफ कर रहे हैं। नहीं, ये हार पिना रहे अच्छी बात है भाई, भावना की कद्र कर रहे हैं, लेकिन ये लक्षण गलत है। क्या है, मैंने कविता पढ़ी, इनको अच्छी लगी, आए हार डाल दिया। मेरे बाद में देवेंद्र प्रताप आग पड़ेगा, अच्छी लगेगी कविता, आके हार डाल देंगे। उसके बाद में निशा पंडित भी पढ़ेगी। परिणाम गलत निकल सकते हैं। परिणाम सही होना चाहिए हमारे देश में। साहब, पूरा देश 2 साल ये जो आपके चेहरों की मुस्कुराहट है, इस मुस्कुराहट को देखने के लिए हम तरस गए थे 2 साल कोरोना में। जिसको देखो उसके चेहरे पे मास्क, जिसको देखो उसके चेहरे पे मास्क। मैं तो टेंशन में था कि ऐसा ना हो कि आने वाली संतान हमारी बाली और सुग्रीव के जैसी पैदा हो। लेकिन भाई साहब, इस कोरोना काल में जो सेवाएं हमारी 2 लोगों ने करी, मैं उनके लिए तालियों की मांग आपसे करता हूं। एक तो हमारे देश के एडवांस में नहीं बेटा, है ना, जब सब बजाएं तब बजाना। साहब, 2 लोगों ने जो हमारी सेवाएं कोरोना काल में की, उनके लिए तालियों की मांग करता हूं। एक तो हमारे देश के डॉक्टर और एक ये पुलिस के जवान जो पीछे खड़े हैं। मैं इस मंच से इन दोनों का प्रणाम करता हूं। डॉक्टर जब भी इंजेक्शन लगाता था तो ये पूछता था
पहला डोज दाईं तरफ लगा है कि बाईं तरफ? अभी तक टेटू लेके घूम रहा हूं मैं। ये सच है, लेकिन मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, जब पुलिस विभाग में आदमी जाता है, पूर्व विधायक जी, जब आदमी पुलिस विभाग में जाता है, मैं रिसर्च का कवि, देखो आज तो इस मंच पे एक कवित्री नहीं तो वरना बैठ जाओ पुष्पाराज, मैं झुकेगा नहीं साला, ये दिक्कत है। लेकिन साहब पुष्पाराज झुके नहीं, वो बोलता क्या पुष्पाराज, मैं झुकेगा नहीं साला, और पूरी फिल्म में झुक के ही चल रहा है। लेकिन एक बड़ी टिप्पणी इन बड़े लोगों के बीच में कर देना चाहता हूं कि पुष्पाराज झुके ना झुके, ये कुलदीप रंगीला झुकेगा। ये सत्य है कि झुकने वालों में हमारा नाम दर्ज नहीं होता है, लेकिन साहब अगर झुकने से हमारे रिश्तों में मजबूती आती है तो फिर हमें झुकने में कोई हर्ज नहीं होता है, फिर हमें झुकने में कोई हर्ज नहीं होता है। पुष्पाराज झुके ना झुके, ये कुलदीप रंगीला झुकेगा। उसके आगे झुकेगा जिसके मन में सच्चाई है, उसके आगे झुकेगा जिसके मस्तिष्क में उसके पिता और उसकी माई हैं, उसके आगे झुकेगा जिसने इस मिट्टी के लिए अपनी जान गंवाई है, और उसके आगे झुकेगा साहब जिसने हिंदुस्तान में फिल्म द कश्मीर फाइल बनाई है, जिसने हिंदुस्तान में फिल्म द कश्मीर बनाई है। वरना क्या हालत हो गई है, फिल्मों की फिल्म आती है आदि पुरुष, आप लोगों ने देखी होगी 350, ये हिंदू उत्सव समिति का मंच है, यहाँ जितने लोग बैठे हैं राष्ट्रभक्त लोग बैठे हैं, वरना 350 करोड़ में फिल्म बनती है आदि पुरुष, वो 350 करोड़ में बनने वाली फिल्म भी इतने लोग नहीं जुटा पाती जितने लोग इस हिंदू उत्सव समिति ने जुटाए हैं। इसलिए आपको प्रणाम करता हूं, क्योंकि साहब देशद्रोही मिलकर फिल्म बनाते हैं हमारे देश में, हमारे भगवान का अपमान करते हैं, पूरा देश राममय हो गया। मैंने कहा कोरोना काल में 2 साल हमने बिताए, हमने अपनों को खोया है, कई सपनों को खोया है, लेकिन कोरोना काल की सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि हमारे भगवान श्री राम जो तिरपाल में थे वो अब मंदिर में आ गए हैं। इससे बड़ी उपलब्धि हमारे लिए नहीं हो सकती। पूरा देश राम में। आज सुबह जब मैं घर से निकला तो एक श्रीमान जी मेरे से टकरा गए। मैंने पूछा, मैंने कहा तू कौन? बोले मैं सुलेमान। बोला आप? मैंने कहा तू सुलेमान तो मैं हनुमान। तो पीछे पड़ गया, बोला हनुमान हो तो सीना चीर के राम दिखाओ। मैंने कहा देख भाई अभी राजगढ़ कवि सम्मेलन में जा रहा हूं, जब लौटूंगा तो दिखा दूंगा। बोला अभी दिखाओ, 2 मिनट का काम। पीछे ही पड़ गया वो। मैंने कहा ना तो मेरे पास कोई अस्त्र है, ना कोई शस्त्र है, ना तलवार है, ना चाकू है, तेरे को अभी सीना चीर के राम कैसे दिखाऊं? तो दौड़ के गया और नई की दुकान से एक उस्तरा लेके आ गया। पीछे ही पड़ गया, हाथ में पकड़ा दिया, बोले सीना चीर के राम दिखाओ। लेकिन राजगढ़ वालों, भगवान श्री राम के नाम में वो शक्ति होती है कि अगर आदमी सच्चे हृदय से भगवान श्री राम का स्मरण करे और कोई भी कार्य करे तो उस कार्य में उसे सफलता मिलती है। मैंने भी भगवान श्री राम का नाम लिया और सीना चीर दिया। वो सुलेमान अरबिंदो हॉस्पिटल में भर्ती है, 18 टाके आए हैं, पुलिस मेरे को ढूंढ रही है, उसके बाद भी तुम ताली नहीं बजा रहे हो। अरे हम अपनी वाली पे आ जाएं तो किसी का भी सीना चीर सकते हैं, क्योंकि टेक्निकल लोग हैं साहब, हम मालवा के लोग हैं, जीने वाले लोग हैं। मालवा की मस्ती क्या होती है? मालवा की मस्ती वो होती है कि आप किसी से भी पूछ लो, क्यों रे कहां से आ रही है? यहीं से। कहां जा रही है? यहीं। यहां क्यों खड़ा है? यूं ही। मतलब हमारे पास कोई उद्देश्य ही नहीं, बिना उद्देश्य के हम जीवन यापन कर रहे हैं साहब। लेकिन इन संस्कारों में जो परिवर्तन हुआ है, इसका सबसे बड़ा कारण ये बॉलीवुड है। ये एकता कपूर के सीरियल हैं जो माताएं बहनें देखती है, और एकता कपूर के सीरियल वो होते हैं जिसे देखने के बाद में घर की एकता कपूर की तरह उड़ जाए। अरे वाह, बड़ी फिल्में आया करती थी साहब। फिल्मों के नाम क्या हुआ करते थे? फिल्मों के नाम हुआ करते थे जय संतोषी माँ, राजा हरिश्चंद्र, नदिया के पार, ये नाम हुआ करते थे फिल्मों के। अब आजकल नाम क्या होते हैं? टॉयलेट। मतलब इंटरवल में भी आदमी वही देख रहा है। वो साहब गीत, इतने प्यारे गीत आया करते थे कि हम गीतों के माध्यम से बात कर लिया करते थे। मैं इस मंच पे घोषणा करता हूं कि पिछले वर्ष का सर्वश्रेष्ठ गीत, अगर आप में से एक भी व्यक्ति मेरे को उस गीत का अर्थ बता देगा तो मैं आज का लिफाफा उसको दे दूंगा। और वो गीत कौन सा? हमने समर्थन किया इस प्रकार के गीतों का। और गीत कौन सा? पायर तोड़ा हाथ तिरवाड़ा जाके सीटी बोले गोले चान, दिए बदन तत सुमन सुमन तुमरा बादाम पादान।
ये हालत है साहब, हम कहां से चले थे कहां तक आ गए। क्या गीत हुआ करते थे पहले के जमाने में। अभी अरे कुलदीप, इसको एक बार फिर से यार, फिर से एक बार ताली बजा। ताता तू बता क्या गीत। पायर तुड़ा तिरवाड़ा जाके सिटी बोले गोले चौन दिए बदन तत सुमन सुमन तुमरा बादाम पदन काचा बादाम दादा काचा बादाम काचा बादाम। ये हालत हो गई साहब, अर्थ ही पता नहीं कन्हैया जी। आप प्यार मोहब्बत की बात कर रहे हो साहब। क्या गीत, हम गीतों के माध्यम से बात कर लिया करते थे एक दूसरे से। अभी एक दिन मेरे को अपनी पत्नी पे प्यार आया तो मैंने एक गीत फंसाया। रूप तेरा प्यार मेरा भूल कोई हमसे ना हो जाए। तो पत्नी ने गीत में जवाब दिया, पास नहीं आना दूर ही तुम रहना, हमको पसंद है कि आज मोहब्बत बंद है। गीतों के माध्यम से बात कर लिया करते थे। ये मुकेश सांडिली जी, इनकी आवाज सुनी साहब, ये बाथरूम सिंगर है। जब कवि सम्मेलन के लिए निकलते तो अंदर बाथरूम में साबुन रगड़ते रगड़ते एक गाना फंसाया इनने, बाहर भाभी जी झाड़ू लगा रही। अब इनने कौन सा गाना फंसाया, पानी में जले रे मेरा गोरा बदन। वारे गोरा बदन, गोरा बदन हाय गोरा बदन। लेकिन बाहर झाड़ू लगाते लगाते भाभी जी ने जो जवाब दिया, वो जवाब आप तक पहुंच जाए तो सदन की सारी तालियां मंच तक पहुंच जाए। इन्होंने गाना गाया कि पानी में जले रे मेरा गोरा बदन, तो बाहर झाड़ू लगाते लगाते भाभी जी शुरू हो गए, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले कोई सुनना। अरे वाह, ये आ गया गोरा बदन। मतलब क्या क्या स्थिति हो गई है साहब गानों की। इतने प्यारे गीत हुआ करते थे, गीतों के बोल हुआ करते थे, हम बात कर लिया करते थे। मेरे पड़ोस में एक शर्मा जी रहते हैं, 2 साल पहले पति पत्नी में झगड़ा हो गया। वो तमिलनाडु में मदुरई चला गया। मदुरई मालूम है आपको कहाँ है, यहाँ मदुरई, यहाँ चेन्नई, यहाँ रामेश्वर। अब वहाँ चले गए, 2 साल बाद लौटे तो घर के आंगन में एक बच्चा खेल रहा है छोटा सा। वो टेंशन में मेरे से बोले पूछू कैसे है। मैंने एक गाना बताया तो गाने में वो अपनी धर्म पत्नी से पूछ रहे कि बच्चा कैसे हुआ। और गाना कौन सा, ये क्या हुआ कब हुआ कैसे हुआ। लेकिन भाभी जी का जवाब आप तक पहुंच जाए तो इन तालियों को दुगना करके मंच तक पहुंचा देना। भाभी जी ने भी तुरंत जवाब दिया कि यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल। अरे वाह, क्या क्या गीत हुआ करते थे साहब। हम गीतों के माध्यम से बात कर लिया करते थे। जब दूल्हे राजा घोड़ी पे बैठते थे, तोरण मारने जाते थे तो गीत बजाया करते थे कि बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। अभी हमारे यहाँ देवास में बारात निकलती ने बैंड वाला गीत बजा रहा, तुझे दूल्हा किसने बनाया रे भूतनी के, तुझे घोड़ी किसने चढ़ाया रे भूतनी के। ये हाथ माताएं बहनें यहाँ बैठी है। मैं एक बात कह देना चाहता हूं, जब हमारे घर में बिटिया की विदाई होती है भाई साहब, तो विदाई पे शायद उस गीत से अच्छा कोई गीत नहीं बना। वो गीत आप जानते हैं कौन सा गीत था। वो गीत था कि बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले, मैके की कभी ना याद आए ससुराल में इतना प्यार मिले। ये गीत थे। अभी हमारे यहाँ बेटी की विदाई हो रही है एक की, बाहर गाड़ी खड़ी जिसपे गुलाब के फूल लगे और बैंड वाला विदाई के टाइम पे गाना बजा रहा। और गाना कौन सा, अरे देख 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 तू यहां वहां ना फेंक, फैलेगी बीमारी होगा सबका बुरा हाल। इधर दुल्हन विदा ने उधर गीत चालू कि गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। अरे बाप रे, ये हालत हो गई है साहब।
ये कहां से चले थे कहां तक आ गए। इन फिल्मों ने हमारे संस्कारों को बदल दिया। तभी एक बिटिया के दिल्ली में 35 टुकड़े होते हैं। मैं 2 पंक्ति इस हिंदू उत्सव समिति में पढ़ देना चाहता हूं। मैं नहीं कहूंगा कि आप ताली बजाइए, लेकिन आपका प्रेम अगर इस पंक्ति को समर्थन करे तो आपकी तालियां नहीं, तालियों का बड़ा महोत्सव होना चाहिए। क्यों होते हैं एक बेटी के 35 टुकड़े के गली गली में उधर टुकड़े हुए, इधर स्कैंडल मार्च लेके निकल रहे हैं लोग। 2 मिनट का मौन रख रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि गली गली में उस श्रद्धा के नाम के दुखड़े ना होते और 36 गुण अपना लेती तो 35 टुकड़े ना होते। वाह! भारत माता की, भारत माता की। 36 गुण अपना लेती तो 35 टुकड़े ना होते। साहब, संस्कारों का पतन हुआ है और इसका पतन हुआ तभी हमारे देश में वापस परिवर्तन होने लगा है। फिल्म आई है गदर, लाल सिंह चड्ढा, वो चड्ढा तो गया हो गया पूरा। हालत ये हो गई है साहब। मैं निवेदन कर देना चाहता हूं, नहीं आप तो बिल्कुल व्यवस्थित हो, आप तो कोई टेंशन ही मत लो। सारे काम मैं क्या ब्राह्मणों के साथ ज्यादा रहा हूं। मेरे को शादी ब्याह के भी मंत्र आते हैं और मौत मैयत के भी आते हैं, बस यही पता नहीं होता कि कौन सा कहाँ बोलना है? क्योंकि मैं रिसर्च का कवि हूँ साहब। आजकल आज इस कवि सम्मेलन में इनने एक कवित्री रखी है, वरना अक्सर आप देखना आजकल जो कवि सम्मेलन होते हैं ना उसमें 2 कवित्रियां मिलेगी। तो मैंने रिसर्च की, मेरे पास कोई एजुकेशन है नहीं, मेरे पास MBA BBA कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी रिसर्च करता हूं। मैंने रिसर्च की कि हिंदुस्तान में आजकल कवि सम्मेलन के मंचों पे 2 कवित्रियां क्यों होती है। क्या होता है कि हम किसी को हलवाई को कोई ठेका देते हैं शादी ब्याह का 100 200 500 लोगों का, तो देखना हमेशा अपने साथ 2 बाई लेके आता है। एक बाई तो रहेगी एकदम टकाटक और एक रहेगी बुरी गत की। अब जो बुरी गत की है ना, वो पूड़ी भी बना लेगी, सब्जी भी बना लेगी, रायता भी बना लेगी, गुलाब जामुन भी बना लेगी, सब बना लेगी, लेकिन जो खूबसूरत है टकाटक है उसका एक ही काम रहेगा, वो इतना सारा लहसुन का ढेर लगाएगी और लहसुन छीलेगी। आप 12 बजे जाओ तो लहसुन छीले, 3 बजे जाओ तो लहसुन छीले, यहां तक कि लोग खाना खा के घर निकल जाएंगे उसके बाद भी लहसुन छीले। तो मैंने रिसर्च किया और 2 वर्षों के रिसर्च के पश्चात मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि हलवाई उस भाई को 500 रुपए किस बात के देता है। वो 500 रुपए इस बात के देता है कि उस भाई को लाने से है ना मौसा जी फूफा जी ये बार बार आके पूछते हैं कि चाय वाय लगे तो बता देना, बाकी कोई खास बात नहीं है। रिसर्च करते हैं साहब। हम मालवा के लोग अपनी मस्ती में जीने वाले लोग हैं। हमको किसी से, और ये तो वैसे भी प्रेम का आयोजन है। और राजगढ़ वो जगह है कि आज से 15 वर्ष पहले जब कुलदीप रंगीला ने अपने कवि सम्मेलन की शुरुआत की थी साहब, आज हिंदुस्तान के बड़े बड़े मंचों पे हम जाते हैं, हमें 50,000 1 लाख तक के लिफाफे मिलते हैं, लेकिन 15 वर्ष पहले कुलदीप रंगीला ने अगर अपने कवि सम्मेलन की शुरुआत की थी तो इसी राजगढ़ से की थी। इसलिए इस माटी को मैं प्रणाम करता हूं। और उस कवि सम्मेलन में मुझे कोई बहुत बड़ा लिफाफा नहीं मिला था, मात्र 51 रुपए का एक लिफाफा मिला था। और मैंने उसी समय संकल्प लिया, उसी समय कसम खाई कि कवि सम्मेलन से मुझे कितना भी धन प्राप्त हो, कितनी भी राशि प्राप्त हो, कवि सम्मेलन का पैसा मैं कभी स्वयं के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा, बल्कि कवि सम्मेलन के पैसों से मैं 2 गरीब बच्चों का पालन पोषण करूंगा। और आज भी कवि सम्मेलन के पैसों से मैं 2 गरीब बच्चों का पालन पोषण करता हूं। हालांकि वो 2 बच्चे मेरे खुद के ही हैं। अरे पिला दो यार। वो तो समझे दान भी है। एक बार तालियां बजा। कोई दिक्कत, देखो इतना कवि को इतना भावुकता में नहीं लेना है। आप बड़ा अच्छा कवि सम्मेलन सुन रहे हो, सभी अच्छे पढ़ रहे हैं। कभी लोग मंच पे बैठे बैठे मेरे को ऐसे देख रहे हैं जैसे थोड़ी देर बाद मैं इन सबको तनख्वाह बांटने वाला हूँ। लेकिन कोई टेंशन वाला मामला नहीं है साहब। प्रेम प्यार की बात अपन करते नहीं, कोई प्रेम के दुष्परिणाम इनको पता ही नहीं। अभी पिछले दिनों पचोर कवि सम्मेलन में कन्हैया जी 2 ही पहले हम बच्चों को लोरियां सुनाया करते थे चंद्रमा को देख के, चंदा मामा दूर के पोहे पकाए पूर के। देखो मेरी आवाज़ इनके जैसी सुरीली नहीं है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि इनके गले में साक्षात माँ सरस्वती विराजमान है और मेरे गले में भेरू महाराज। लेकिन फिर भी थोड़े बहुत स्वर लगा लेते हैं अपन, ऐसी कोई दिक्कत वाली भी बात नहीं है।
तो लोरियां सुनाया करते थे साहब की, चंदा मामा दूर के पोहे पकाए पूर के। लेकिन वो महिला जो पचोर में बस स्टैंड पर हम चाय पी रहे, एक महिला की गोदी में छोटा सा बच्चा और उस बच्चे को किस ढंग से लोरी सुना रही, मेरे प्यारे डिप्लोमा राज दुलारे डिप्लोमा, नींद में खो जा डिप्लोमा, सो जा डिप्लोमा मेरे। मैंने कहा भाभी जी आपका बच्चा? बोला अपनी पिंकी का है। मैंने कहा बड़ा यूनिक नाम, मैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक गया, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंफाल, जयपुर, लखनऊ, पटना, पणजी, शिमला, शिलांग, श्रीनगर, तिरुवनंतपुरम, पर कहीं भी इतना यूनिक नेम नहीं देखा। इसका नाम डिप्लोमा रखने का कोई विशेष कारण? बोले हाँ है ना कारण। मैंने कहा क्या कारण? बोले अपनी लड़की अहमदाबाद के जीडीसी कॉलेज में गई थी डिप्लोमा लाने के लिए, डिप्लोमा तो नहीं लाई, इसको लेकर सो जा प्यारे डिप्लोमा राज दुलारे डिप्लोमा। ये मस्ती है साहब। लोग कहा करते हैं कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। इस मस्ती को जिंदा रखना है, इस मुस्कुराहट को जिंदा रखना। बुजुर्ग लोग यहाँ हर उम्र के लोग बैठे हैं, बुजुर्ग लोग बैठ के कवि सम्मेलन सुन रहे हैं, युवा लोग बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, और ये जो बच्चे जिनके भी हैं उन्हें भी प्रणाम करता हूं, क्योंकि जो बच्चे हैं साहब ये आपके बुढ़ापे की दवा है। दादा ये जो बच्चे हैं ये इनके बुढ़ापे की दवा है। मेरे पास एक 2 साल का बच्चा है, हम उसके कारण ही तवा है। अब दिक्कत यह है कि वो रात भर सोता नहीं, अब वो सो ही नहीं, इसलिए अगला हो ही नहीं। लाल किला, क्योंकि पहला सोए तो हम अगला होए, पर पहला सोए नहीं इसलिए अगला। तो मैंने एक टेक्निक लगाई अपनी पत्नी के साथ में, दोनों मिलकर सोने की एक्टिंग करते हैं। हमको सोया देख के ये भी सो जाएगा, सपनों में खो जाएगा। 2 ही कंबल ओढ़ के सो गए, हमको देख के वो भी सो गया। 10 मिनट बाद हम दोनों उठे, मेरी पत्नी ने कहा कि देखी मेरी एक्टिंग? मेरे को रोहित शेट्टी देखता तो अभी फिल्म में साइन कर लेता। मैंने कहा तेरी एक्टिंग को गोली मार, तूने मेरी एक्टिंग देखी? मैं तो सो भी रहा था, साथ में खर्राटे भी ले रहा था। मेरे को रोहित शेट्टी देखता तो अभी फिल्म में साइन कर लेता। आओ मोहब्बत करें, मैं भी जगा हूं, तू भी जगी है। तभी 2 साल का बच्चा कंबल में से निकल के बोला कि पापा पापा पहले ये बताओ कि मेरी एक्टिंग कैसी लगी है। दिल्ली लाल किला। आइए साहब, बड़ा अच्छा सुन रहे हैं आप, आपको प्रणाम करता हूं। और सच बताऊं, मैं राजगढ़ में पहली बार आया हूं और जितनी मिठास, क्योंकि यहाँ कईयों का सम्मान हुआ, गो भक्तों का सम्मान हुआ, उन्हें भी प्रणाम करता हूँ, क्योंकि गाय का दूध बड़ा गुणकारी, होती इससे दूर बीमारी, ये चेहरे की चमक बढ़ाता, आंखों की ये खनक बढ़ाता, और बढ़ाता ये सम्मोहन। इसको पीते थे मनमोहन, पी के बने हुए मुरली वाले, सारे जगत के थे रखवाले, इतना है ये चमत्कारी, गाय का दूध बड़ा गुणकारी, गाय का दूध बड़ा गुणकारी। आज नहीं है भाई भाई का, क्योंकि त्यागा दूध गाय का, दूध गाय का कर दो चालू, ताकि फिर से बनो दयालु, नहीं बनो तुम भ्रष्टाचारी। गाय का दूध बड़ा गुणकारी, गाय का दूध बड़ा गुणकारी। और यहाँ पे इतने लोग हैं जो गाय की सेवा करते हैं साहब, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। जब मैं आया तो बीच में एक ग्वाला गाय चरा रहा था, मैंने कहा जरा इसकी बुद्धि का परीक्षण करते हैं। जब हम स्कूल में पढ़ते तो मैडम बोलती थी बोले पढ़ लिख जाओ नहीं तो ग्वाले बन जाओगे, लेकिन ग्वाले में कितनी बुद्धि होती है। वो ग्वाला गाय चरा रहा था, मैंने उससे पूछ लिया, मैंने कहा गाय कौन चरा रहा है? तो उस ग्वाले ने मेरे से क्रॉस क्वेश्चन करा, बोला कौन सी, काली के सफेद? मैंने कहा काली। बोले काली वाली गाय मैं ही चरा रहा हूं। मैंने कहा सफेद वाली? बोले वो भी मैं ही चरा रहा हूं। मेरे अंदर जिज्ञासा पैदा हुई, मैंने दूसरा प्रश्न पूछा, मैंने कहा गाय दूध कितना देती है? बोला कौन सी, काली के सफेद? मैंने कहा काली। बोले काली वाली गाय दूध देती है 20 लीटर। मैंने कहा सफेद वाली? बोले वो भी 20 लीटर। मेरे अंदर और जिज्ञासा पैदा हुई, मैंने तीसरा प्रश्न पूछा, मैंने कहा गाय घास कितना खाती है? बोला कौन सी, काली के सफेद? मैंने कहा मेरे बाप काली वाली? बोले काली वाली गाय घास खाती है 40 किलो। मैंने कहा सफेद वाली? बोले वो भी 40 किलो। लेकिन अगला जवाब आप तक पहुंच जाए तो आपकी तालियां मुझ तक पहुंचे। मैं एक अच्छी कविता तक आपको पहुंचाना चाहता हूं। मैंने कहा देवता मैं तेरे को प्रणाम करता हूं, जब सारी गायें तू चरा रहा है, सारी गायें दूध एक जैसा देती है, सारी गायें घास एक जैसा खाती है, फिर बार बार ये काली सफेद क्या लगा रखा है? बोले बाबूजी बुरा मत मानना, ये जो काली वाली गाय है ना ये मेरे पिताजी की है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा सफेद वाली? बोले ये भी उनकी है। इतने बुद्धिमान लोग कहाँ मिलेंगे साहब। तब एक पेरोडी गीत आपके बीच में रख देना चाहता हूं, क्योंकि अभी हमारे बीच में देवेंद्र प्रताप आग जी को सुनना, वीर रस के कवि हैं। अपन तो ज़्यादा जोर से चिल्ला सकते नहीं है, क्योंकि चिल्लाएं तो क्या है कि टेंशन ये कि फेफड़े बाहर नहीं आ जाए। और वीर रस के कवियों की एक आदत बन गई आजकल
निवेदन कर देना चाहता हूं, जोर जोर से नहीं, हमेशा आप ऑब्जर्व करना, निवेदन कर देना चाहता हूं, हर 3 मिनट में फंसाते हैं, निवेदन कर देना चाहता हूं। अब चाय की दुकान पे भी जाए तो वही आदत पड़ गई, अब चाय की दुकान पे जाके बोले निवेदन कर देना चाहता हूं कि 2 कप चाय दे। पान की दुकान पे जाए तो वहां शुरू, निवेदन कर देना चाहता हूं कि एक पान दे। तो अचानक भाभी जी ने फोन लगाया, खींच खींच खूच 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 खींच खाच खींच खाच खींच। क्या हुआ? क्या कर रहे हो? निवेदन कर रहा हूं। बोले जल्दी से घर पे आ जाओ, नहीं तो आवेदन कोई दूसरा कर जाएगा। टेंशन बहुत है, तालियां कमजोर है आपकी। ये स्थितियां साहब, बहुत सारे परिवर्तन हमारे देश में होगा। और ये तो आयोजन प्रेम का आयोजन है। मैं यहाँ पे माँ का आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ, क्योंकि किस्मत वाला वो है जिसको माँ का आशीर्वाद मिले। ये मत पूछो फिर क्या क्या यहाँ से जाने के बाद मिले, ये मत पूछो फिर क्या क्या, क्योंकि हिंदुस्तान का साहब सबसे बड़ा कवि सम्मेलन अगर कहीं होता है तो वो कवि सम्मेलन होता लाल किले की प्राचीर पर भाई साहब। उस कवि सम्मेलन का पूरा बजट होता 65 लाख रुपए। देश का हर छोटे से छोटा कवि और बड़े से बड़ा कवि मन में ये स्वप्न देखता है कि एक बार उस लाल किले के कवि सम्मेलन में जाए और अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। लेकिन राजगढ़ वालों, आपका अपना ये बेटा उस लाल किले के कवि सम्मेलन में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि आपके आशीर्वाद से पूरे 3 बार गया है। कविताएं सुनने के लिए फिर टेंशन में आ गए। आओ ब्यूटीफुल। दिक्कत है साहब, सबके अपने अपने आनंद होता है। हम पीड़ाओं को झेलने वाले लोग। अभी दानपुर कवि सम्मेलन में गए, आयोजक का नाम प्रेमनाथ तिवारी। अब तिवारी जी ने कवि सम्मेलन केवल इसलिए करवाया क्योंकि उनके यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पर आकर के तिवारी जी ने घोषणा कर दी कि कवियों को पेमेंट जब ही मिलेगा जब वो मेरे पुत्र पे 4 पंक्ति सुनाएंगे। तो कवि टेंशन में, पेमेंट खतरे में फंसा। अब पेमेंट चाहिए तो देश की बात छोड़ो, धर्म की बात छोड़ो, समाज की बात छोड़ो, ने वो तिवारी जी के पुत्र पे कविता पढ़ो। अब एक वीर रस के कवि का नंबर आया तो उसने तिवारी जी के पुत्र को कविता में फंसाया। देखना ये सब का ही बाप बनेगा, तिवारी का बेटा तो प्रताप बनेगा, तिवारी का बेटा तो प्रताप। पेमेंट खतरे में फंसा। कवित्री का नंबर आया तो उसने गजल में तिवारी जी को फंसाया। देखना ये कोई उड़ती चील बनेगा, तिवारी का बेटा तो वकील बनेगा, तिवारी का बेटा तो पेमेंट खतरे में। लेकिन 8 कवियों के बाद में भाई साहब मेरा नंबर आया। मैंने कहा तिवारी जी, आपका पुत्र डॉक्टर बने या ना बने, इंजीनियर बने या ना बने, परंतु मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूं कि आपका पुत्र क्या बनेगा, और उसको बनने से भगवान भी नहीं रोक सकता। तो वो तिवारी जी टेंशन में आ गए। जो 4 पंक्ति तिवारी जी को सौंपी आप तक पहुंचे तो आपकी तालियां मुझ तक पहुंचे। मौलिक लिखता हूं, मौलिक पढ़ता हूं, मौलिक सुनाता हूं, मंच का भी ध्यान चाहता हूं। स्वागत है। कि घर पे तिवारी जी के पुत्र ने जन्म लिया, एक मित्र बोला कवि भारी बन जाएगा। एक बोला डॉक्टर, एक बोला इंजीनियर, एक कहने लगा अधिकारी बन जाएगा। तो मैं बोला न डॉक्टर और ना ही इंजीनियर, ना कवि भारी ना पटवारी बन पाएगा। पापा जी तिवारी इसके, माता जी तिवारी इसकी, बड़ा होके यह भी तिवारी बन जाएगा, बड़ा होके यह भी तिवारी बन जाएगा। साहब हम पीड़ाओं से निकल जाते हैं। ये आदत और ये प्रेम का आयोजन है। पैसा हमारे लिए मायने नहीं रखता है, बिल्कुल सच्ची बात है। क्योंकि पैसों की तो ये स्थिति है भाई साहब कि लाडली बहना 1000 रुपये निकालने जा रही है और लाडले भेलू 2000 जमा करने जा रहे हैं। और हम तो कवि हैं, जब हमारे सीजन चलते हैं हमारे पास अनाप शनाप पैसा होता, नहीं तो टोस के भी मांदे रहते हैं। अभी 6 महीने पहले मेरे को चिकनगुनिया हो गया। मेरे पिताजी ने 25,000 रुपये लगाए। अपने पास कुछ नहीं, 2 साल से फुर्सत में थे, बिस्तर पे पड़ा, ग्लूकोज की बाटल चढ़ रही है। कविगण मेरे को देखने के लिए आए तो समैया जी ने मेरे से पूछ लिया, बोले कुलदीप कैसा लग रहा है?
अब मैं बोलूं उसके पहले मेरे पिताजी बोल उठे, बोले उनसे पूछ के देखो जिनका पैसा लग रहा है। तो साहब मायने आपका प्रेम रखता, पैसा महत्वपूर्ण नहीं होता। तब 4 पंक्ति आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं कि पैसा आदमी के रूप बदल देता है, कहीं छांव तो कहीं धूप बदल देता है। मंदिर किसी भी भगवान का, उसके सामने एक पेटी होती है, उसमें भी साक्षात लक्ष्मी देवी बैठी होती है। और यहां से कविता के साथ यात्रा करना मित्रों कि पैसा अगर उस पेटी में हो तो आदमी को पुजारी बना देता है, पैसा अगर तिजोरी में हो तो आदमी को सरकारी बना देता है, पैसा अगर गल्ले में हो तो आदमी को व्यापारी बना देता है, और यही पैसा अगर कटोरे में हो तो आदमी को भिखारी बना देता है। यही पैसा अगर कटोरे में हो तो आदमी को भिखारी बना देता है। पैसा आदमी के रूप बदल देता है, कहीं छांव तो कहीं धूप बदल देता है। और इस सदन में वो व्यक्ति जिसने अपने जीवन में पैसे का अभाव देखा है, उन तक मेरी पंक्तियां पहुंचे। और कुलदीप रंगीला को विदा करना साहब कि पैसा अगर आंखों में हो तो आदमी को चोर बना देता है। पैसा अगर आंखों में हो तो आदमी को चोर बना देता है। पैसा दिमाग में हो तो आदमी को कमजोर बना देता है। पैसा 2 नंबर का हो तो आदमी को कल्लू से कालिया बना देता है। और पैसा फाइनेंस का हो तो आदमी को नीरव मोदी और विजय माल्या बना देता है।